हेलो सर, जय हिंद। आप सभी का स्मार्ट स्टडी अड्डा परिवार में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसका आंसर आप सभी को देना होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक जो है गारसा दत्तासी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है। तो इसका उत्तर क्या है? गारसा दत्तासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आप सभी के सामने है। आंसर दीजिएगा। हिंदी गद्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या फिर प्रेमचंद्र युग को? तो हिंदी गद्य का सर्वश्रेष्ठ युग जो है भारतेंदु युग को माना जाता है। इसका उत्तर क्या है? भारतेंदु युग है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। रीति काल का अन्य नाम है? स्वर्ण काल है, उद्भव काल है, श्रृंगार काल है, संक्रांति काल है? तो रीति काल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल है। अगर पूछता है ये नाम किसने दिया, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बन सकता है किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। बहुत लोगों को बहुत इजी लगेगा, बहुत बच्चों को बहुत सा कठिन लगेगा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मात्रा, शब्द, अर्थ, वर्ण? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? शब्द होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। तो जो बच्चे जिस हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, तो आंसर दें कि कितनी है। इसका उत्तर जो है 11 है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ और औ। कितनी है इनकी संख्या? 11 है। आप इन्हें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंक और अह क्या होते हैं? अंक और अह, तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इसे आप सभी याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है अंक को दिया है, ये क्या है, तो ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार, 4 ऑप्शन देता है एग्जाम में और पूछता है अनुस्वार कौन सा है। अंक को अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, इसे भी आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है। दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? तो व का है। ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? तो प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी उनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। कंठोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? ओ और औ का है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी के सामने है प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 होती है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन से हैं? छत्र, ज्ञ और स्र क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। छत्र, ज्ञ और स्र। इस एक प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो उन्हें आप सभी ध्यान दीजिएगा। च, छ, ज, झ। अगर पूछता है कि ये किस व्यंजन में आते हैं, तो ये किस व्यंजन में आते हैं? आप सभी आंसर बताइए, हम नहीं बताएंगे। ठीक, तो आप सभी बताइएगा। य, र, ल, व किस व्यंजन में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है क्या है? बी है। स, श, स और ह। जिनको पता है अच्छी बात, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसे भी जान लें कि ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत?
स्पर्श व्यंजन के। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती है। क वर्ग का जितने भी वर्ण है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा इन्हें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न भी उच्चारण स्थान से है। फ का उच्चारण स्थान है, तो फ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होगा। प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आंसर दीजिएगा आप सभी। उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका उत्तर क्या है? बी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का अर्थ जो है उल्टा होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर कीजिए आप सभी कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी संज्ञा से प्रश्न है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो इसमें बताना है आप सभी को कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न गलत करते हैं। तो कवि का सही बहुवचन रूप जो है कवि वृंद होता है। वृंद पे क्या होगा? व पे बिंदी होगी। इसका उत्तर क्या है? कवि वृंद। चलिए आगे चलते हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी, साड़ी की विशेषता क्या है कि वह नीली है। नीला क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है। तो यहाँ पर गुणवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? इशिता गीत गाएगी, तो यहाँ पर भविष्य काल है। राइट आंसर क्या है? भविष्य काल है। साहित्य से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। प्रणभंग है, खूंखार है, रेणुका है, रसमृति है। तो ये सभी रचनाएं चारों जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। आप सभी को बताना है कि उनकी पहली रचना कौन सी है। तो रेणुका जो है ये रामधारी सिंह की पहली रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यहाँ पर सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। जहां पर एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आग को पचाने वाली अग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि? दावानल किसे कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। बड़वाग्नि किसे कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली, समुद्र में जो आग लगने वाली होती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं। आग को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? जठराग्नि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मक्खी चूस, मितव्ययी, कंजूस, लोभी। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? मितव्ययी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? अंतेवासी। अगला प्रश्न है,
मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ है। तो मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। क्या होता है? चैन से जिंदगी काटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न भी आया हुआ था। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, तो जो व्यक्ति सामने आए उसी की प्रशंसा करना। इसका उत्तर क्या है? कि जो व्यक्ति सामने आता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वो वापस जाता है तो उसकी बुराई स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है। आपको बताना है कि ये जो और है ये क्या है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, कारक प्रसंज्ञ है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो और दिया हुआ है ये समुच्चय बोधक है। इसका राइट आंसर क्या है? समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना, कि बहुत अच्छा लिखना भी होता है, अच्छा लिखना भी होता है। तो इसका उत्तर क्या है? अच्छा लिखना। चलिए इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। इंद्र का अखाड़ा होना मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना है कि इसका सही अर्थ क्या है। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इंद्र का अखाड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है मौज की जगह होना। बार बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हें आप सभी जरूर याद रखा करिए। रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु समास, व्ययी भाव समास, यहाँ अव्ययी होगा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। किन दो छंदों के योग से कुंडलिया छंद बनता है? तो किन दो छंदों के योग से कुंडलिया छंद बनता है? तो आप सभी इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। कि दोहा और चौपाई, सवैया और रोला, दोहा और रोला, या फिर रोला और उल्लाला। तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, समाज से है प्रश्न। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययी भाव। तो तिरंगा में द्विगु समास है। द्विगु समास की एक पहचान है कि उसके पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। इसे आप सभी सदैव ध्यान रखिएगा कि जहां पर पहला शब्द संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर वर्तनी शुद्धि से प्रश्न है कि व्याकरण दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आप बताइए कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। विभीषण, विरहणी, जगतगुरु, गृहिणी, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है आपको बताना है। तो विरहणी जो है गलत लिखा हुआ है। शुद्ध रूप से विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी। ये शुद्ध है और ये क्या है? अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर अशुद्धि पूछा है तो आपको अशुद्ध बताना है। विरहिणी का अर्थ क्या होता है? प्रिय या पति से बिछड़ी हुई स्त्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके सामने है। संधि का विलोम है, संचय है, विभेद है, विग्रह है, या फिर विरत है। तो संधि का विलोम जो है विग्रह होता है। क्या है? विग्रह होता है। समास का विलोम क्या होता है? समास। आप सभी बताइएगा कि समास का विलोम क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंछी का पर्यायवाची है। पंछी का पर्यायवाची आप सभी को बताना है कि वृंद है, मीन है, विहग है, या फिर भूधर। तो इनमें से एक पंछी का पर्यायवाची है। आप सभी पंछी के पर्यायवाची को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या क्या होता है? खग, पतंग, नभचर, नभचर, द्विज, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और शकुनी, शकुनी, विहंग। अब बताइए पंछी का पर्यायवाची क्या है? तो विहंग। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीव का पर्याय है। आप सभी को जीव का पर्याय बताना है कि क्या होगा। रचना, रसना, रसज्ञा,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। रसिका, वाणी, वाचा, ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले जीव के पर्यायवाची हैं, तो इसका उत्तर क्या है? रचना है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। गंगा का एक नाम है सुरसर, हंससुता, विष्णुपदी या फिर धेनुमती। तो आपको बताना है कि इनमें से एक पर्यायवाची गंगा का है। हंससुता किसका पर्यायवाची है? तो ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आप सभी नोट कर लीजिए और आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा है। भागीरथी, भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, देवनदी, देवनदी, सुरसरिता, शुर, सरिता, विष्णुपदी, विष्णुपदी, तीफत, तीर्थंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो गंगा का एक पर्यायवाची क्या है? विष्णुपदी। इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो आप सभी इन्हें याद रखिएगा कि भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरिता, विष्णुपदी, त्रिपथगा, ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कुछ शब्द का आप सभी को तद्भव रूप बताना है, तो इसका कोक होगा। क्या होगा? कुछ का तद्भव कोक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम बताना है, क्या होगा? तो खंडहर का तत्सम जो है खंडगृह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई में भी आया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद आप सभी को बताना है कि क्या होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है। अगर पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपके सामने है, आंसर बताइएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश में कौन सी संधि है? इसका आंसर आप सभी बताइएगा। तो नरेश का संधि विच्छेद जो है नरधन ईश होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, पृथ्वी। तो आपको बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। पृथ्वी नहीं होता है, गोद भी है, संख्या भी है, नाटक का एक भाग भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपके सामने है। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके साथ के बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन्हें जरूर जोड़िएगा इस क्लास से। और आप सभी 3 से 4 दिन में देखेंगे कि आपकी हिंदी कितनी बेहतर हो रही है। अगर आप इसमें से 40 में से 35 प्रश्न भी कर रहे हैं, तो भी समझिए कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं इसमें। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। आज हमारे 50 प्रश्न हैं, डेली हमारे 40 होते हैं, तो 50 प्रश्न की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। तो उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा की रचना पूछी तो यामा गुल्लू, निहार और क्या कहते हैं दीपशिखा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है? पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आप सभी बताइएगा इसका उत्तर। जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं कम से कम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है?
तो हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, साहित्य अकादमी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1955 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो हिम तरंगिणी के लिए। इनकी एक रचना और है, हिम किरीटिनी भी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपके सामने है। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आप सभी बताइएगा कि कितने कांड हैं। ये प्रश्न हो चुका है, जो बच्चे डेली जुड़े हुए हैं वो जरूर उत्तर देंगे। चलिए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध है? एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बिहारी के दोहा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो हिंदी वर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 33। अगर आपके ऑप्शन में 40 दिया रहे तो आप सभी 40 को टिक करिएगा, लेकिन यहाँ 40 नहीं दिया हुआ है, 33 है, तो आपका आंसर जो है 33 है। कैसे होगा? 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है, 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन। इन तीनों को मिलाकर इनकी संख्या क्या है? 33 है। अगर हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन पूछता है, 40 और 33 दोनों ऑप्शन में है, तो आपको 33 लगाने हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या पूछे, कुल व्यंजन, तो कितने हैं? 40 हैं। अगर पूछता है कौन कौन से, तो 25 जो है स्पर्श है, 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्म है, 4 संयुक्त है, 2 क्या है? उत्क्षिप्त है, एक अभी जो कि नया व्यंजन जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी संख्या कितनी है? 40 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभी कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। आधे बच्चे तो आंसर दे रहे हैं कि 52 है, लेकिन 52 से 53 हो चुके हैं। तो आप सभी पढ़िए और याद रखिए, गलत आंसर मत दीजिए, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप सभी गलत करेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो। विशेषण के भेद हैं, तो विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और एक कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध बतानी है आप सभी को कि किसकी रचना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका राइट आंसर ए है। इसके साथ ही पंचवटी, पंचवटी, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, यशोधरा, ये वो रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप सभी इन्हें याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना पूछे कौन सी है? तो अनामिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, तो इसलिए आप सभी इन्हें याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना पूछे तो झरना, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, ये बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। और एक है आंसू, वो भी बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुद्ध और अशुद्ध से, तो निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो आप सभी को बताना है कि पुनर्जागरण, तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि कहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है आप सभी का ये शुद्ध है, पुनर्जागरण, बाकी के तीनों गलत लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समृद्ध स्वर है,
समृद्ध स्वर है। तो आप सभी को बताना है कि चारों ऑप्शन में से समृद्ध स्वर कौन सा है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछे। मुख खुलने के आधार पर स्वर तो कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समृद्ध कौन सा है? दोनों उ और दोनों ए जो हैं किसमें आते हैं? ये समृद्ध होते हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अर्ध समृद्ध कौन सा है? अर्ध समृद्ध ए और ओ, ए और ओ अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। विपरीत कौन सा है? तो बड़ा आ जो है वो विपरीत है। और अर्ध विपरीत कौन सा है? अर्ध विपरीत अ, है और ओ किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धवित। समृद्ध में दोनों उ और दोनों ए आते हैं। अर्ध समृद्ध में ए और ओ आते हैं। विपरीत में बड़ा अ आता है और अर्ध विपरीत में अ, ए और औ आते हैं। आप सभी बताइए कि इसमें से समृद्ध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। दोनों ई और दोनों उ जो है समृद्ध है। तो आप सभी इसे याद रखिएगा कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो चार होते हैं: समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज के लिए हमारा लास्ट प्रश्न है। आज हमारे 50 प्रश्न थे। अग्र स्वर है। अग्र स्वर के बारे में आपको अगर न पता हो तो सबसे पहले जानिए कि मुख खुलने के सॉरी मुख नहीं होगा, जीवा होगा। जीवा किसके खुलने पे होगा? जीवा के खुलने के आधार। जीवा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछे तो तीन होते हैं, चार होते हैं। और जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो तीन होते हैं। अगर पूछता है कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? दोनों ई और दोनों ए किसके अंतर आते हैं? अग्र स्वर के। मध्य स्वर में क्या आता है? अ आता है। पश्च स्वर में जितने भी बचते हैं स्वर वो पश्च स्वर में आते हैं। किसमें आते हैं? पश्च स्वर में, ओ और औ। आप सभी ने ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि इनमें से अग्र स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो आप सभी कितने प्रश्न? यह अलावा क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। 50 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं? जिनका भी अगर 45 हुआ है वो समझिए कि उनकी हिंदी बहुत ही बेहतर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर नए प्रश्नों के साथ हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।